नमस्कार, फिर से स्वागत करता हूँ आपका इस कोर्स में। इसका नाम मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स है, जिसको हम हिंदी में पढ़ेंगे। लास्ट पार्ट में हमने देखा था, हमने दो डिसलोकेशंस को देखा था, एज और स्क्रू, और हमने इस तरह से कुछ लिखा था, टेंजेंट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बर्जेस वेक्टर, और स्क्रू में लिखा था हमने टेंजेंट वेक्टर पैरेलल टू बर्जेस वेक्टर। हमने कहा था अगर ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है तो हम इसको कहते हैं प्योर नेचर इन दोनों का। पर मटेरियल्स में ये दो नेचर प्योर फॉर्म में मिलना बहुत मुश्किल है, या कभी कभी नहीं मिलते। तो उस टाइप को डिसलोकेशंस को हम कहते हैं मिक्स्ड डिसलोकेशन है, यानी उस डिसलोकेशन में ये दोनों नेचर प्रेजेंट रहेंगे। तो इस पार्ट में हम जानेंगे कि मिक्स्ड डिसलोकेशन होते क्या है, और ये बर्जेस वेक्टर है, इसको किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, उसको जानेंगे हम बर्जेस सर्किट के द्वारा। तो पहले देखते हैं मिक्स्ड डिसलोकेशन होते क्या है। तो मान लीजिए मेरे पास एक क्रिस्टल है और मेरी एक डिसलोकेशन लाइन है, कुछ इस तरह से है। अगर मैं देखूंगा कि डिसलोकेशन लाइन इस तरह से जाके अंदर में, ये जो अंदर में गई है, इसको डॉटेड तरह से दिखाया गया है, और इस फेस से निकली, यानी इस फेस में इंटर थी और इस फेस से निकली है मेरी डिसलोकेशन या लाइन वेक्टर है। ये मेरा टेंजेंट वेक्टर है, ये मेरा टी हो गया, इस तरह से निकली है। और अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स मार्क कर लूँ, यानी इस क्रिस्टल के, तो मैं इस तरह से मार्क कर लेता हूँ एक्स, वाई और जेड की तरह। अभी हम देखेंगे यहाँ पे, इसका हम एक 2D पिक्चर निकालते हैं कुछ इस तरह से। अगर हम एटॉमिक डिस्प्लेसमेंट्स देखेंगे, अगर ऊपर से हम देख रहे हैं इस प्लेन को, ये जो प्लेन मैंने कट किया, इस प्लेन को अगर हम देखेंगे तो मुझे कुछ एटॉमिक डिस्प्लेसमेंट्स इस तरह मिलेंगे। आप देखेंगे कि ये जो एटॉमिक डिस्प्लेसमेंट है, जिसको मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या बर्जेस वेक्टर कहता हूँ, ये बी यहाँ पे है, और मेरी टेंजेंट वेक्टर जो है कुछ इस तरह से मूव हो रही है, यानी इस प्लेन में गई है। तो ये प्लेन जो हो गया मेरा एक्स वाई प्लेन हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा एक्स वाई प्लेन। अभी हम देखेंगे कि ये मेरी टेंजेंट वेक्टर हो गई, और ये टेंजेंट जो वेक्टर है, इसको मैं इस तरह से मार्क करूंगा। ये हमेशा जैसे करंट फ्लो होता है उस तरह से रहता है हमेशा टेंजेंट वेक्टर। इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये जो टेंजेंट वेक्टर है कुछ इस तरह से है मेरे पास। ये हो गई मेरी टेंजेंट वेक्टर। और बर्जेस वेक्टर कुछ इस तरह से है, जो कि एक इस डायरेक्शन में है। अगर हम देखेंगे कि बर्जेस वेक्टर है, मेरी टेंजेंट वेक्टर तो चेंज हो रही है यहाँ पे, पर जो बर्जेस वेक्टर है वो एक ही डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में है, यहाँ पे मैंने एक्स वाई मार्क किया है, तो ये मेरी माइनस एक्स डायरेक्शन में है, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में है मेरा बर्जेस वेक्टर का डायरेक्शन। पर आप देखेंगे कि इस कंप्लीट टेंजेंट जो वेक्टर है या डिसलोकेशन लाइन वेक्टर है, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट्स है वो हमेशा, जो बर्जेस वेक्टर है वो हमेशा यहाँ पे एक ही साइड पे है, वो चेंज नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि टी में चेंज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, यानी पॉइंट टू पॉइंट टी चेंज हो रहा है यहाँ पे। और ये जो नेचर है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे टेंजेंट वेक्टर यहाँ पे इस पार्ट पे या इस पार्ट पे, मैं देखूंगा कि यहाँ पे बर्जेस वेक्टर जो है वो पैरेलल है मेरे टेंजेंट वेक्टर के साथ। ये मेरा बर्जेस वेक्टर है, अगर आप देखेंगे ये मेरा बर्जेस वेक्टर है और ये मेरा टेंजेंट वेक्टर है यहाँ पे। तो इस लोकेशन पे बर्जेस वेक्टर और टेंजेंट वेक्टर पैरेलल है, तो ये मेरा हो जाएगा स्क्रू नेचर यहाँ पे डिसलोकेशन का। ये हो जाएगा मेरा स्क्रू नेचर यहाँ पे। वही चीज़ मैं यहाँ पे देखूँ, इस फेस पे देखूँ, इस फेस पे यानी इस फेस पे देखूंगा, तो मेरा ये जो बर्जेस वेक्टर है और टेंजेंट वेक्टर है ये परपेंडिकुलर एक दूसरे को। तो ये हो गया मेरा एज नेचर, यहाँ पे मुझे मिल रहा है एज नेचर। इन बीच में मुझे क्या मिल रहा है, इन बीच में मुझे मिल रहा है कि टेंजेंट वेक्टर और बर्जेस वेक्टर एक कुछ एंगल बना रहे हैं। तो मैं कुछ इस तरह से लिख पाऊंगा, टेंजेंट वेक्टर और बर्जेस वेक्टर कुछ एंगल बना रहे हैं। तो मेरे पास ये केस में, यानी बीच में बर्जेस वेक्टर और टेंजेंट वेक्टर एंगल बना रहे हैं, तो मैं उसको कुछ डिफाइन नहीं कर सकता हूँ, ना वो स्क्रू है ना ही वो एज है। हमने डेफिनेशंस देखी थी दोनों की। तो ये जो नेचर है डिसलोकेशन का, इसको मैं कहता हूँ मिक्स्ड डिसलोकेशन।
और ये मटेरियल में हमेशा पाया जाता है। हमें प्योर स्क्रू और प्योर एज हालांकि नहीं मिलता है, कुछ कुछ केसेस में मिलता है, पर मोस्टली हमें मिक्स्ड डिसलोकेशन हमेशा मिलेंगे। तो ये हो गया मेरा मिक्स्ड डिसलोकेशन। अब हम जानते हैं कि अगर मैं डिसलोकेशन को क्वांटिफाई करना चाहता हूँ, मुझे यानी बर्जेस सर्किट या बर्जेस सर्किट के द्वारा मैं क्वांटिफाई करूँगा, तो मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए बर्जेस वेक्टर का। अगर ये चाहिए तो एक मेथोडोलॉजी दी है बर्जेस सर्किट के द्वारा। तो अभी जानते हैं कि बर्जेस सर्किट होती क्या है। तो ये सबसे पहली बार दिया था बर्जेस ने, जो एक डच साइंटिस्ट थे। इन्होंने काफ़ी काम फ्लूइड मैकेनिक्स पे किया है। सिर्फ उनका एक पेपर है मटेरियल साइंस में जो कि बर्जेस सर्किट का कंस्ट्रक्शन के बारे में है, और यही पेपर एक फिनोमिनल पेपर है जहाँ पे मटेरियल साइंटिस्ट इस्तेमाल करते इस मेथोडोलॉजी को बर्जेस वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए या डायरेक्शन निकालने के लिए। तो हमें बर्जेस वेक्टर अगर आइडेंटिफाई करना है किसी भी डिसलोकेशन लाइन का, क्यों चाहिए हमें ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड? हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हम तो पहले प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को क्वांटिफाई करना चाहते हैं, इसलिए हमें बर्जेस वेक्टर का मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है। तो डायरेक्शन इसलिए चाहिए क्योंकि हमें देखना है कि जो डिसलोकेशन है उसका नेचर क्या है, वो एज है, स्क्रू है या मिक्स डिसलोकेशन है। तो ये जो मेथोडोलॉजी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द स्लिप प्लेन है। अब हम जानेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं, एक 2D क्रिस्टल लेते हैं, 2D लैटिस लेते हैं। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई डिफेक्ट नहीं है, तो यहाँ से मैं शुरुआत कर रहा हूँ, मान लेते हैं मैं ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो मैं यहाँ पे कुछ 3 डिस्टेंस आगे बढ़ा और 6 डिस्टेंस नीचे आया। अब मैं वापस जाते हुए यहाँ पे 3 डिस्टेंस में इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। अगर मैं 6 डिस्टेंस ऊपर जाता हूँ तो मैं जहाँ से शुरुआत किया, जहाँ से स्टार्ट किया, वहीं पे पहुँच रहा हूँ। तो ये मेरा स्टार्ट और फिनिश पॉइंट एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो ये मैच कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कोई डिफेक्ट नहीं है। तो इस तरह से मैं मार्क कर लेता हूँ। अगर मैं डायरेक्शंस मार्क करना चाहता हूँ तो ये मेरा ईस्ट में मार्क कर लूँगा और ये नॉर्थ मार्क कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या किया था, मैं ईस्ट डायरेक्शन में आया, फिर साउथ में आया, फिर वेस्ट में गया और फिर से नॉर्थ में आया, और मैं उसी पॉइंट पे पहुँच गया। ये मेरा स्टार्ट और फिनिश एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तो यहाँ पे कोई डिसलोकेशन नहीं है। वही इस तरह से समझते हैं, यहाँ ने इसको हम कहते हैं सर्किट इज क्लोज्ड। ये सर्किट जो हमने ड्रॉ किया था ये क्लोज्ड है और यहाँ पे कोई डिसलोकेशन नहीं है। उसी तरह आप यहाँ पे देखते हैं, हम यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं इस पिक्चर में, यहाँ पे मेरा एक्स्ट्रा हाफ प्लेन है और ये मेरा स्लिप प्लेन है। पर जब हम एटॉमिक इमेजेस लेते हैं और हमें डिसलोकेशन ढूंढना होता है तो ये डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ द स्लिप प्लेन, अगर मुझे स्लिप प्लेन पता नहीं है, क्या मैं इस हाफ प्लेन को ढूंढ पाऊँगा? ये मेरा क्वेश्चन था। अगर मैं यहाँ पे अगर कुछ देख रहा हूँ तो मुझे कुछ डिसलोकेशंस नहीं दिख रहे, पर ये डिसलोकेशन ढूंढना है तो मैं किस तरह से ढूंढूंगा? तो यही मेथोडोलॉजी हमारे काम आएगी। तो मान लेते हैं हम किसी से चालू करते हैं, ये पॉइंट से हमने चालू किया। अभी हम 6 पॉइंट्स या 6 डिस्टेंस हम ईस्ट में चल रहे हैं, तो 7 पॉइंट हम नीचे आ रहे हैं, 7 नीचे आने साउथ में आ रहे हैं 7 मैग्नीट्यूड से, और 6 से हम फिर से वापस जा रहे हैं वेस्ट की तरफ, और 7 फिर से ऊपर आएंगे क्योंकि जो हमने 6 ईस्ट में चले थे, 6 वेस्ट में चलना है, 7 साउथ में चलना है, तो 7 नॉर्थ में चल रहा है। तो अभी हम देखेंगे कि ये जो फिनिश पॉइंट है और स्टार्ट पॉइंट है ये मैच नहीं हो रहा है, यानी ये सर्किट क्लोज नहीं हो रहा है। इसको कहते हैं क्लोजर फेल्यूर, सर्किट का क्लोजर फेल्यूर, ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है। और ये जो देखेंगे, ये जो डिस्टेंस है बिटवीन फिनिश एंड स्टार्ट, इसको हम कहेंगे बर्जेस वेक्टर। आप देख पाएंगे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं अभी मार्क करना चाहता हूँ। ये जो हो गया, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, यही मेरा बर्जेस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। पहले तो मैग्नीट्यूड सोचते, ये मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ बर्जेस वेक्टर है। अब देखेंगे कि अगर इस केस में अगर यहाँ पे फेल्यूर हो रहा है, क्लोजर फेल्यूर हो रहा है, तो आप देखेंगे कि नंबर ऑफ प्लेन्स जो ऊपर में है, हाफ प्लेन यानी स्लिप प्लेन के अबव, ये इनका नंबर ज़्यादा होगा
जो नंबर ऑफ प्लेन्स नीचे है। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर ये पूरा क्लोज होना था तो यहाँ पे 7 यूनिट्स चाहिए थे और यहाँ पे 6 यूनिट्स। तो आप देखेंगे कि ये 6 है वो 7 से छोटा है। तो हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्लेन्स स्लिप प्लेन जो है उसके अबव अगर ये ज़्यादा है तो इस तरह से हमें कुछ क्लोजर फेल्यूर मिलेगा। और जो हाफ प्लेन है वो अबव लाई करेगा अगर नंबर ऑफ प्लेन्स अबव है तो एक्स्ट्रा हाफ प्लेन इज़ अबव। तो आप देख पाएंगे मैंने यहाँ पे देखा नहीं था, मैंने एक सर्किट ड्रॉ किया और मैं इस ऑब्जर्वेशन से कह सकता हूँ कि मेरा एक्स्ट्रा हाफ प्लेन ऊपर वाले साइड में लाई करेगा। अभी और एक चीज़ एक इंडिकेट करेगा कि अगर इसका मैं डायरेक्शन निकाल सकता हूँ, ये क्लोजर फेल्यूर है और मैं इसका एक डायरेक्शन निकालूंगा तो ये कुछ इस तरह से आएगा, यानी फिनिश टू स्टार्ट अगर मैं जा रहा हूँ तो ये डायरेक्शन ऑफ बर्जेस वेक्टर कुछ इस तरह से मार्क होगा। अभी हम देखते हैं कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे, यानी जो बर्जेस वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड ये फिक्स रहेगा किसी भी सर्किट के लिए। यानी मैं सर्किट ड्रॉ करूँगा, अगर मैं सर्किट यहाँ पे भी ड्रॉ करता हूँ इसके अराउंड एक डिसलोकेशन के लिए, वो एक मैग्नीट्यूड फिक्स रहेगा। और इसका जो सेंस है वो रिवर्स हो सकता है। रिवर्स यानी मुझे कुछ कन्वेंशन फॉलो करने पड़ेंगे। अगर ये मैंने डायरेक्शन इस तरह से मार्क किया बर्जेस वेक्टर का, पर आप इस तरह से भी मार्क सकते हैं, उल्टा भी मार्क कर सकते हो, यहाँ पे इस तरह से भी मार्क कर सकते हो आप, पर आपको एक कन्वेंशन फॉलो करना पड़ेगा। और वो कन्वेंशन यहाँ पे जो मैंने फॉलो किया वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको मैं कह रहा हूँ RHFS। RHFS कन्वेंशन जो है इसका मतलब है राइट हैंड फिनिश स्टार्ट। तो यानी राइट हैंड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं राइट हैंड की तरह मूव कर रहा हूँ, क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये राइट हैंड हो गया। और फिनिश स्टार्ट यानी जो मैं बर्जेस वेक्टर का डायरेक्शन मार्क कर रहा हूँ तो ये मेरा फिनिश पॉइंट था, ग्रीन वाला पॉइंट, और रेड वाला पॉइंट मेरा स्टार्ट था। इसलिए मैं फिनिश टू स्टार्ट अगर जा रहा हूँ तो इसको मैं कहूँगा ये मेरी डायरेक्शन हो जाएगी बर्जेस वेक्टर की। और ये कन्वेंशन अगर मैं फॉलो कर रहा हूँ तो मैं इसको RHFS कन्वेंशन कहूँगा। आपको ये कन्वेंशन हमेशा फॉलो करना है, यानी कोई भी कन्वेंशन आप LHFS फॉलो कर सकते हैं या LHSF फॉलो कर सकते हैं, फिनिश टू स्टार्ट फॉलो कर सकते हैं, स्टार्ट टू फिनिश फॉलो कर सकते हैं। बट आप कोई भी कैलकुलेशंस कर रहे हो तो आपको ये एक कन्वेंशन को फिक्स रहना है। अगर आप RHFS फॉलो कर रहे हो तो थ्रू आउट आपको RHFS ही फॉलो करना है। तो ये हो गया मेरा बर्जेस सर्किट, ये हो गया एज डिसलोकेशन के लिए। हमने देखा यहाँ पे मेरा एक्स्ट्रा प्लेन है और ये बर्जेस वेक्टर मैं देखूंगा कि ये परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट वेक्टर। टेंजेंट वेक्टर यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इस तरह से कुछ है यहाँ पे परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। अभी हम स्क्रू डिसलोकेशन के बारे में जानते हैं, या स्क्रू डिसलोकेशन में बर्जेस सर्किट किस तरह से ड्रॉ करते हैं। हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया है। अगर मैं देखूंगा इस तरह से, मैं यहाँ से शुरुआत किया था, यहाँ पे पहुँचा, तो ये एक मेरा स्टार्ट पॉइंट है। तो मैं 3 यूनिट यहाँ पे आया, फिर 6 यूनिट इस तरह से मूव हुआ, फिर 6 यूनिट इस तरह से मूव हुआ, फिर मुझे 6 यूनिट इस तरह से मूव होना है। और यहाँ पे मैंने 3 यूनिट ऑलरेडी कवर कर लिए, तो यहाँ पे मैं 3 यूनिट मूव होऊंगा। तो मैं अगर 3 यूनिट यहाँ पे आता हूँ तो मैं देखूँगा कि ये मेरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा, मैं ऊपर वाले प्लेन पे पहुँच गया हूँ, ये मेरा फिनिश पॉइंट है। तो यहाँ पे भी मैं RHFS फॉलो करूँगा, या जो भी कन्वेंशन आप फॉलो करो, एक कन्वेंशन को फॉलो करो। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो बर्जेस वेक्टर है ये मुझे मिल रहा है पैरेलल टू डिसलोकेशन लाइन वेक्टर, मेरा स्क्रू डिसलोकेशन हो गया। और इस तरह से मैं मैग्नीट्यूड ढूंढ पाऊंगा। और ये जो मैग्नीट्यूड है कि किसी भी बर्जेस सर्किट के लिए ये कांस्टेंट रहेगा हमेशा। तो यानी ये एक पॉइंट ऑलरेडी मैंने मेंशन किया था एज डिसलोकेशन के लिए। किसी भी सर्किट के लिए अगर आप कोई भी एक पर्टिकुलर सर्किट आप ड्रॉ कर रहे हो, उस सर्किट के लिए इसका मैग्नीट्यूड फिक्स रहेगा और इनवेरिएंट रहेगा। इसका मतलब यानी वो चेंज नहीं होगा इस सर्किट के लिए। एंड यानी इसका एक डायरेक्शन हमें मिलेगा, वो जो डायरेक्शन है आप जो कन्वेंशन फॉलो कर रहे हो उसके हिसाब से रहेगा। तो यानी सेंस इसका रिवर्स हो सकता है, अगर आप स्टार्ट टू फिनिश ले रहे हैं, फिनिश टू स्टार्ट ले रहे हैं, उससे ये बर्जेस वेक्टर का डायरेक्शन चेंज होगा। अभी आप को एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ, आप एक काम करिए, यहाँ पे आप 3 बर्जेस सर्किट निकालिए ये प्लेन पे, यानी ये मेरा एक फर्स्ट प्लेन है, ये मेरा सेकंड प्लेन है और ये मेरा थर्ड प्लेन है। तो अगर आप बर्जेस सर्किट निकालेंगे यहाँ पे और आप देखेंगे कि मैग्नीट्यूड क्या है बर्जेस सर्किट का, डायरेक्शंस क्या आ रही है बर्जेस सर्किट की, और
यानी नेचर क्या हो सकता है डिसलोकेशंस का, ये हमने ऑलरेडी देखा था कि यहाँ पे एक मिक्स डिसलोकेशन है। आपको एक फाइंड आउट करना है कि बर्जस सर्किट ड्रॉ करके कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या है। तो आप खुद करके देखिए। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंटरेस्टिंग चीज़, कि आपको देखना है कि ये बबल राफ्ट मॉडल्स क्या होता है। ये दिए हमारे सर लॉरेंस ब्रैक, लॉमर और जेफनी ने। तो आप गूगल कर सकते हो कि बबल राफ्ट मॉडल्स क्या है, और इससे आपका विजुअलाइजेशन है डिसलोकेशंस का या डिफेक्ट्स का, वो अच्छी तरह से बन जाएगा। यानी आप बोल पाएंगे कि अगर स्ट्रेस इस तरह से अप्लाई हो रहा है तो डिसलोकेशन किस तरह से मूव होगा, या बबल राफ्ट मॉडल से विजुअलाइज कर सकते हैं। अभी और कुछ चीज़ जानते हैं डिसलोकेशन के बारे में। हमने बोला था कि डिसलोकेशन डिस्प्लेसमेंट्स लाते हैं। एक टर्म यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, डिसरेजिस्ट्री, डिस्टॉर्शन एंड अराउंड डिसलोकेशन। तो एक एज डिसलोकेशन का ही उदाहरण लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो ओपन सर्कल से, वाइट ओपन सर्कल है, सफ़ेद ओपन सर्कल से, ये मेरा ओरिजिनल पोजीशन है, यानी ये विदाउट डिफेक्ट जो लैटिस है, परफेक्ट क्रिस्टल जो है, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेरा परफेक्ट क्रिस्टल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मेरे परफेक्ट क्रिस्टल में जब एटम्स इस तरह से अरेंज होंगे, वो यहाँ पे मार्क किए, यानी डॉटेड, और जो वाइट है इस तरह से। और अभी मैंने क्या किया, अगर मुझे एज डिसलोकेशन क्रिएट करना है तो हमने देखा था कि एक्स्ट्रा हाफ प्लेन इंसर्ट करना पड़ेगा या निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो परफेक्ट क्रिस्टल है यहाँ पे, अगर आप ये वाइट ये देखेंगे, यहाँ पे मैंने एक जो एटम्स है यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हाफ प्लेन हमने ऐड किया है यहाँ पे। अभी ये ऐड करने से क्या होगा, ये जो एटम्स है यहाँ पे, ये जो एटम्स थे, ये एटम है, इस तरह से मैं वन और वन डैश कहूँगा। तो ये जो एटम्स है ये पुश होंगे इस तरह से, ये इस तरह से पुश होंगे सारे एटम्स। अगर आप देखेंगे ये जो सारे एटम्स डिस्प्लेस होंगे, यानी ये यहाँ पे मार्क किया है, यहाँ पे देखिए ये मेरा इक्विलिब्रियम पोजीशन था, और ये एक्स्ट्रा हाफ प्लेन ऐड करने से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तैयार होंगे एटम्स में। इसको मैं नाम दे रहा हूँ यूए से, इसको मैं नाम दे रहा हूँ यूए से, इसको मार्क कर लेते हैं, ये मेरा यूए है, इसको मैं डिस्प्लेसमेंट्स कह रहा हूँ एटम्स के। और ये जो डिस्प्लेसमेंट्स है वो चेंज होंगे। तो आप देखेंगे कि ये जो एटम्स है यहाँ पे मैंने इंसर्ट किया था, ये जो एटम्स, दो एटम्स है, वो पुश होंगे यहाँ पे इस तरह से। और ये जो पुश हो रहा है, ये कहेंगे कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट है। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है, जैसे जैसे मैं एक्स डायरेक्शन में मूव हो रहा हूँ, तो जब मैं एक्स डायरेक्शन में मूव हो रहा हूँ तो ये डिस्प्लेसमेंट्स घटते जाएंगे। आप देखेंगे कि ये जो दोनों का, ये ओरिजिनल पोजीशन था और ये डिस्प्लेस पोजीशन है, इसमें आप देखेंगे कि ये जो यू है डिस्प्लेसमेंट है, घट रहा है। सिमिलरली मैं एक्स्ट्रा हाफ प्लेन के नीचे भी लिख सकता हूँ यू बी, इस तरह, ये जो डिस्प्लेस्ड है एटम्स, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। तो जब मैं इसको कहूँगा, ये जो डिस्प्लेसमेंट्स है, इसको मैं कहता हूँ डिस्टॉर्शन इन लैटिस। ये मेरा लैटिस डिस्टॉर्ट हो गया यहाँ पे। आप अभी समझ पा रहे होंगे कि जब मैं डिसलोकेशन या डिफेक्ट्स की बात करता हूँ तो यहाँ पे बॉन्ड्स ब्रोकन या इजीली मेक और ब्रेक हो जाते हैं। ये इसलिए होते हैं क्योंकि मेरा जो लैटिस है वो डिस्टॉर्टेड है, तो यहाँ पे लैटिस में एक डिस्टॉर्शन है। और एक मैं चीज़ यहाँ पे डिफाइन करना चाहता हूँ, जो डिसरेजिस्ट्री है। डिसरेजिस्ट्री इस तरह से मैं डिफाइन करूँगा, यानी ये डेल्टा यू इस तरह से डिफाइन करूँगा, यू ए माइनस यू बी, यानी जो स्लिप प्लेन के ऊपर वाले जो डिस्प्लेसमेंट है ये यू ए है, और स्लिप प्लेन के नीचे वाले जो ये है ये यू बी है। और इन दोनों का मैं सब्ट्रैक्शन करूँगा, ये जो डिस्प्लेसमेंट है और ये डिस्प्लेसमेंट है, इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा, इसको मैं कहता हूँ डेल्टा यू। इसको ही मैं नाम देता हूँ डिसरेजिस्ट्री डिसलोकेशन के लैंग्वेज में। अगर मैं ये डिसरेजिस्ट्री प्लॉट करता हूँ तो कुछ इस तरह से दिखेगी मुझे, यानी मैंने बताया था कि ये डिस्प्लेसमेंट्स इस तरह से आगे घट रहे हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो डिसरेजिस्ट्री है कुछ इस तरह से वेरी होगी। अगर मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ तो मेरी डिसरेजिस्ट्री पहले इस तरह से थी और वो इस तरह से चेंज होगी। आप समझ सकते हैं, अगर मैं यू ए माइनस यू बी करूँगा तो कुछ इस तरह से मूव होगा, और अगर मैं इस डायरेक्शन में देखूँगा तो ये कुछ इस तरह से मूव होगी।
अभी ये जो डिसरेजिस्ट्री है इसको मैं एक लिमिट लगा देता हूँ, एक लिमिट इस तरह से लगाता हूँ कि ये जो डिसरेजिस्ट्री है इसको मैं बोल देता हूँ कि अगर ये डिसरेजिस्ट्री माइनस बी बाई फोर, यानी बी क्या है यहाँ पे मेरा बर्जेस वेक्टर है, ये बी बाई फोर यानी 0.25 बी है, माइनस 0.25 बी और प्लस 2.25 बी के बीच में है, इसको मैं ये डिसरेजिस्ट्री को मैं कुछ नाम दूंगा, इस डिसरेजिस्ट्री को मैं कहता हूँ डेल्टा यू को कहता हूँ डब्लू। आप यहाँ पे इस फिगर से समझ पाएंगे, अगर मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, देखिए ये जो है 0.25 है यानी बी बाई फोर है, और ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इसको मैं नाम दे रहा हूँ डब्लू। ये जो डिस्टेंस है इसको नाम दे रहा हूँ डब्लू, इसको मैं कहता हूँ विड्थ ऑफ द डिसलोकेशन, यानी ये डिसलोकेशन का विड्थ है, यानी डिसलोकेशन का विड्थ ये दर्शाता है कि ये डिसलोकेशन का स्प्रेड कितना है। अब इसको जानते हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एज डिसलोकेशन है, यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा हाफ प्लेन ऐड कर दिया और यहाँ तक मेरा डिसलोकेशन है, यानी डेल्टा यू जो है वो बी बाई फोर तक है, यानी पॉइंट यहाँ पे आप देखेंगे ये बी बाई फोर तक यहाँ पे मेरी डिसरेजिस्ट्री मिल रही है। अगर ये विड्थ है यहाँ पे, और इस केस में आप देखेंगे कि जो एटॉमिक प्लेन्स है यानी एक्स्ट्रा हाफ प्लेन्स है, यहाँ पे देखेंगे 1 2 और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में भी दो प्लेन है, यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे देखेंगे कि जो विड्थ है वो स्मॉल है, तो जो विड्थ है वो सेवरल एटॉमिक स्पेसिंग है इन डायमेंशन, इस केस में विड्थ कम है और इस केस में विड्थ ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो विड्थ है इज ग्रेटर देन 5b, इस टाइप ऑफ डिसलोकेशंस को हम कहेंगे वाइड डिसलोकेशंस। और ये जो डिसलोकेशन है जहाँ पे विड्थ जो है डिसलोकेशन का विड्थ है वो 2 to 3b है, इस टाइप ऑफ डिसलोकेशंस को कहेंगे नैरो डिसलोकेशंस। यानी अब इसको आप थोड़ा सा और समझिए, जब से मैंने एक्स्ट्रा हाफ प्लेन ऐड किया यहाँ पे डिस्प्लेस्ड होंगे एटम्स, और ये जो एटम्स डिस्प्लेस हो रहे हैं अबव स्लिप प्लेन और बिलो स्लिप प्लेन उसको मैं दर्शा रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट से UA और UB से, और UA माइनस UB मुझे मिलेगा डिसरेजिस्ट्री, और ये डिसरेजिस्ट्री की वैल्यू को एक मैं कैप लगा देता हूँ 0.25 ऑफ B क्या है मेरा बर्जेस वेक्टर है। तो इस पे अगर मैं कैप लगा दिया और ये अगर मैं विड्थ डिफाइन करूँगा, तो ये अगर इसको मैं W डिफाइन कर दिया, तो ये जो विड्थ है जब ये कंडीशन रहेगी इस विड्थ ये अगर ग्रेटर देन 5b है ये मेरा वाइड डिसलोकेशन है, और लेस है और 2 to 3b है तो ये मेरा नैरो डिसलोकेशन है। अभी देखते इसका इम्प्लीकेशन क्या है, यानी अगर मैं एक और चीज़ आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, यहाँ पे एक्स्ट्रा हाफ प्लेन मैंने ऐड किया, ये मेरी डिसलोकेशन लाइन हो गई, यहाँ पे हमने देखा था ये जो पार्ट है ये है मेरा कोर ऑफ डिसलोकेशन, इस पार्ट को मैं कहूँगा कि कोर ऑफ डिसलोकेशन। यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्टॉर्शन आपको मिलेगा और यहाँ पे थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी अप्लाई नहीं होती। थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है, यानी कोर ऑफ डिसलोकेशन में इलास्टिसिटी थ्योरी को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, यानी मेरे जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे UA, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये लीनियर नहीं होंगे, या इसको मैं स्ट्रेसेस के साथ अप्लाई नहीं कर सकता, यहाँ पे कोई रिलेशन मुझे नहीं मिल सकता इलास्टिसिटी थ्योरी से। ये जो डिसलोकेशन ये जो अरेंजमेंट है इसको मैं कोर ऑफ डिसलोकेशन कहता हूँ। और ये जनरली जो कोर का जो रेडियस है ये होगा मेरा अराउंड B, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ माय बर्जेस वेक्टर, बर्जेस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के हिसाब से होता है। यहाँ पे लीनियर इलास्टिक सॉल्यूशन यहाँ पे ब्रेक होते हैं। हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे, यानी हम जब आगे बढ़ेंगे, जब विड्थ वाइड है, मेरा डिसलोकेशन वाइड है या डिसलोकेशन नैरो है, इसका मेरे डिसलोकेशन मोमेंट पे क्या असर होता है, यानी ये अगर स्मॉल है या बड़ा है तो डिसलोकेशन मूवमेंट के लिए असर, यानी जब मैं बात करूँगा तो मैं जब स्ट्रेस अप्लाई करूँगा या शेयर स्ट्रेस अप्लाई करूँगा तो मुझे कितना फोर्स लगेगा इस डिसलोकेशन को मूव होने में। हमने देखा था कि जो शेयर स्ट्रेस अब मैं अप्लाई करूँगा तो ये डिसलोकेशन यहाँ से लेफ़्ट टू राइट मूव होगा, तो ये जो स्ट्रेस लगेगा इस डिसलोकेशन को मूव करने में वो क्या रहेगा, वो डिपेंड करता है कि मेरा डिसलोकेशन का विड्थ क्या है। इसको जानेंगे हम अगली पार्ट में। अभी के लिए यहाँ पे रुकता हूँ, और इस पार्ट में क्या पढ़ा था मैं समराइज़ करना चाहता हूँ। हमने देखा था
बर्जेस सर्किट, हमने बर्जेस सर्किट ड्रॉ किया था और यहाँ से मैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकाल सकता हूँ मेरे डिसलोकेशन का। और हमने ये देखा था स्क्रू डिसलोकेशन और एज डिसलोकेशंस के लिए हमने 2-3 टर्म्स जाने थे। जैसे ये मेरा एक्स्ट्रा हाफ प्लेन ऐड होता है तो मेरे पास डिस्टॉर्शन तैयार होगा। इस डिस्टॉर्शन को मैं मेजर करता हूँ डिस रजिस्ट्री से, और डिस रजिस्ट्री का एक टिपिकल वैल्यू के लिए मैं उसको विड्थ कहूँगा, और ये विड्थ का असर होगा मेरे डिसलोकेशन के मोमेंट पे। थैंक यू।